वाटर कलर एक मीडियम है, ऑयल पेंटिंग एक मीडियम है, एक्रेलिक एक मीडियम है। क्विक स्केचेस करने हैं, क्विक स्केचेस में जेस्चर को फोकस करना है, प्रोपोर्शन को फोकस करना है, क्या करना है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि कलर में वाटर कलर, ड्राइंग, इन सब का इसका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा डीप जाऊंगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हम टच करेंगे जो आपको न सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, प्लस ओवरऑल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट की फील्ड को लेके, आपकी जो क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हो, सो दैट अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं इस फील्ड में तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहे ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, मैं एंगल देख रहा हूँ एंड इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक फ़ोटो है जो मैं यहाँ पे मैंने रेफरेंस इमेज में लिया है और ये पेंटिंग है, एक आर्टिस्ट की पेंटिंग है। इसमें मैं एंगल्स देख रहा हूँ कि क्या एंगल होने चाहिए और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और सारी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको ये सब बता के ये चीज़ इस एंगल से बताऊँगा कि कैसे ये सारे पॉइंट्स जो हम ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं कि इसकी प्रोपोर्शन कितनी है, यहाँ पे इसका एंगल कहाँ पे आ रहा है, ये सब चीज़ जो हम लोग जज करते हैं, ये सिर्फ ड्राइंग, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ ड्राइंग का पार्ट है। ओके, ये एंगल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ गया। जब हम कलर करेंगे तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्राइंग करते वक्त देखी, वो सारी चीज़ें हम कलर करते वक्त भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खासकर बिगिनर लोग मिस कर देते हैं। उनको ऐसा फील होता है, खासकर बिगिनर को ऐसा फील होता है कि ड्राइंग करते समय जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो सिर्फ ड्राइंग तक ही सीमित रहती हैं। कलर करते समय हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बट द मेन थिंग इज़ कि ड्राइंग और कलर के बीच में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ग्रेजुअल है। फ़र्ज़ करिए कि आप एक नदी के इस किनारे खड़े हैं, आपको नदी के उस किनारे जाना है, तो या तो आप नदी में तैर के जाएंगे अगर आपको तैरना आता है, अदरवाइज आप ब्रिज के ऊपर चढ़ के जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिनको तैरना नहीं आता होगा, अगर वो कूद के जाने की कोशिश करेंगे तो वो नदी में डेफिनेटली डूब जाएंगे। तो वैसे ही ड्राइंग से कलर की दुनिया में जाने के लिए हमें ट्रांजिशन करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ड्राइंग के लेवल पे सारी चीज़ों को पहले समझें। बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली कलर में जंप करने की कोशिश करते हैं या कलर को डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, वो बिना ड्राइंग को समझे कलर को कभी भी नहीं कर सकते, भले उनको कलर करना कितना ही आसान क्यों ना लग रहा हो। ओके, एक हो सकता है कि हमें शुरू में एज ए बिगिनर कोई कलर हमें इजी लग रहा हो, लेकिन जब तक हमें ड्राइंग लेवल पे उसकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर नहीं होगी तब तक हमारा वो डेवलप नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें एज ए बिगिनर समझनी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि वाटर कलर और ड्राइंग के बीच का रिश्ता क्या है। वाटर कलर और ड्राइंग के बीच का ही रिश्ता मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्यों किया, बहुत सारे मीडियम है एंड ऑब्वियसली ड्राइंग का रिश्ता हर एक मीडियम के साथ है, क्योंकि ड्राइंग पहले ज़रूरी होती है किसी भी और मीडियम को समझने के लिए। किसी भी दूसरे मीडियम को, ऑयल हो, एक्रिलिक हो, हर मीडियम में ड्राइंग ऑब्वियसली सबसे पहले ज़रूरी होती है। लेकिन वाटर कलर एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है ड्राइंग से। वो कैसे? जब भी हम वाटर कलर करते हैं तो हमारा जो अर्लियर जो स्टेजेस होते हैं, जो ड्राइंग का पार्ट है, जो हमारी पहले की जो लाइंस हैं, जो ड्रॉ हमने किया है, वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू बाकी मीडियम, क्योंकि बाकी मीडियम इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं जितना वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है। और क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें सारी लाइंस, सारे ड्राइंग का पार्ट हमें और ज़्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि आने वाले स्टेजेस में जब हम कलर ऐड करना शुरू कर देंगे, जब हम वाटर कलर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो हम ड्राइंग को ठीक नहीं कर सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। जितने भी लोग वाटर कलर को सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, उन सबको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वाटर कलर एक बहुत ही कमाल का मीडियम है, बहुत खूबसूरत मीडियम है, बहुत ही हेल्पफुल मीडियम है आर्ट की फील्ड में ग्रो करने के लिए। इवन प्रोफेशनली भी ये मीडियम बहुत ही कमाल का है, क्योंकि न सिर्फ ये हमारे स्किल को डेवलप करता है, बल्कि एज ए टीचर भी वाटर कलर हमें सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी क्लासेस जो भी हम रन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वाटर कलर मीडियम। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि अगर कोई वाटर कलर सीखना चाहता है तो ड्राइंग का क्लियर होना, ड्राइंग की स्ट्रेंथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि बाकी मीडियम में, क्योंकि कलर थोड़े ओपेक होते हैं, थोड़े ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम रहती है, तो कलर लगने के बाद भी वहाँ पे चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है इन केस ऑफ वाटर कलर। अब जब हम इन दोनों के कनेक्शन को समझ रहे हैं तो हमें और भी चीज़ समझ में आती है। जब आप वाटर कलर करोगे
तो न सिर्फ आप कलर करोगे बल्कि आप ड्रॉ करोगे, लेकिन ब्रश से ड्रॉ करोगे। अब ये पॉइंट बहुत सारे बिगिनर को नहीं समझ में आता है। ड्राइंग का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर रहे हो। ड्रॉ का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ शेप आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ चीजें जो आप देख रहे हो या सोच रहे हो उसको अपने पेपर पे उसका बेस रेडी कर रहे हो। अब वो जो बेस आपने रेडी किया उसके ऊपर कौन सा कलर करोगे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक वो बेस नहीं बना है तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि उसके ऊपर उसको फिनिशिंग लाइन तक आप कैसे लेके जाएंगे। आपने रेस शुरू कर दी लेकिन फिनिशिंग लाइन तक आप अगर पहुंच नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली वो रेस कभी भी आप जीत नहीं पाओगे। जीतना तो दूर की बात है, वो रेस खत्म भी नहीं होगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ड्राइंग का मतलब, जो मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे 99% लोग समझ रहे हैं, ड्राइंग का मतलब कि ड्रॉ करना, पेंसिल से ड्रॉ करना। ड्राइंग का मतलब पेंसिल से ड्रॉ करना नहीं होता। ड्राइंग का मतलब ड्राइंग होता है। ओके, ड्राइंग खुद में ही एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ड्राइंग आप ब्रश से भी करते हो। जब हम वाटर कलर करेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैं क्विकली यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हम समझेंगे जो आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका वाटर कलर, आपकी ड्राइंग दोनों ही इंप्रूव होती रहे। और दोनों का एक साथ कैसे इंप्रूव होना पॉसिबल होता है, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे इस लेसन के अंदर। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि जब आप ड्राइंग करते हो, आपकी एक बिगिनर की भाषा में, जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो और उसके बाद वाटर कलर करना शुरू करते हो, आप ब्रश उठाते हो, पेंट उठाते हो और पेंट करना शुरू करते हो, तब भी वो ब्रश की मदद से जो आप कलर लगा रहे हो वो भी ड्राइंग का ही पार्ट है। आप ब्रश को कैसे घुमाओगे? आप ब्रश को घुमाने के लिए कोई बेस तो चाहिए ना। अब वो बेस में जब आप ब्रश एक तरीके से घुमाते हो, एक डायरेक्शन में ब्रश घुमा रहे हो, वो डायरेक्शन जो है वो ड्राइंग हमें देती है। तो इसीलिए ये कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिगिनर को समझना। अगर ये कनेक्शन आप नहीं समझोगे तो कभी भी आपका ग्रेजुअल ट्रांजिशन, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्रिज के थ्रू हम एक नदी के इस पार से उस पार जाते हैं, वो ब्रिज अगर टूट गया या ब्रिज के ऊपर से आप नहीं जाके जंप मार रहे हो नदी में बिना तैराकी जाने, तो आप 100% उस पानी में डूब ही जाएंगे। तो इसीलिए वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें ये सारे थॉट्स, ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि ड्राइंग और कलर के बीच का रिश्ता क्या है, और वो रिश्ता को कायम रखने के लिए, वो रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से हम ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाटर कलर के लवर्स हैं, वाटर कलर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपको स्केचिंग से दूर नहीं जाना है। मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ और आपको कलर करते करते सारे पॉइंट जो मैंने बोले उसको करके भी दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे कलर के केक्स लिए हैं, ट्यूब्स ले सकते हो आप, जो नॉर्मल कैमल के कलर्स आते हैं वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर कौन सा लेना है वो मैटर नहीं करता, कलर की अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। देखो, आर्ट में थॉट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आर्टिस्ट को आप देखते हो और उसके थॉट को नहीं समझते हो तो आपका वो आर्टवर्क को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ आर्ट की वीडियो को देख लेने से ही सब आर्टिस्ट बन जाते तो YouTube पे हर जगह पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हर कोई आर्टिस्ट बन जाता, किसी को इतनी चिंता करनी ही नहीं पड़ती, किसी को इतना सोचना ही नहीं पड़ता कि हमें आर्ट की फील्ड में ग्रो करना है या आर्ट की फील्ड में सीखना है। ये वाला पॉइंट अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, क्योंकि आर्टवर्क बनाते बनाते हर आर्टिस्ट के दिमाग में कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। आपका काम सिर्फ आर्टवर्क देखना नहीं है, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए, जिसको आर्ट में सिर्फ आर्टवर्क देखने में इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिसको सीखना है उसको सिर्फ बाहर क्या चल रहा है वो देखने से नहीं होगा, अंदर क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। आप एक मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा है, ऊपर उसके फीचर्स क्या हैं, कैमरा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कैमरा कितना सुंदर है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल पब्लिक के लिए। लेकिन जिसको उस मोबाइल का डेवलपर बनना होगा, उस मोबाइल की इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करना होगा, वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखा कि मोबाइल बना कैसे, उसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा, उसके अंदर जब चीज़ें लगाई गई तो कौन सी टेक्नोलॉजी लगी, उस टेक्नोलॉजी को वो सीखेगा। तो अंदर से हमें सीखना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे बिगिनर्स, खासकर जो बच्चे हैं, जो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, जो ऊपर की चीज़ों में खो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन सब वीडियोस के माध्यम से उन सबको एक दिशा मिले, वो इन सब डेप्थ को समझ सकें कि हर चीज़ का कनेक्शन को समझना ज़रूरी है। इसलिए थॉट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो सारे थॉट प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज़ को सीख रहे होते हैं और ट्रांजिशन करते हैं। ड्राइंग से पेंटिंग में ट्रांजिशन करना सब चाहते हैं,
सबको पसंद है कलर लगाएं, एक बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक जो पहली बार पेंटिंग कर रहा है, सबको लगता है कलर को करें, अट्रैक्शन आता है कलर को देख के। लेकिन जो सीरियसली उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ड्राइंग और कलर कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको कलर का इंटरेस्ट है तब भी ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, आपको सिर्फ ड्राइंग सीखने का इंटरेस्ट है तब भी आपको ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, और अगर आपको प्रोफेशनली जाना है और आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग सीखने के बाद आपको कलर भी सीखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और जब ये बातें आप समझ जाते हो तो आपकी सीरियसनेस थोड़ी और बढ़ जाती है, आपका माइंड थोड़ा और क्लियर हो जाता है। डेली बेसिस पे किस तरीके से हमें काम करना है, जो आपके डेली रूटीन्स होंगे, जो आपके डेली टास्क होंगे, जो आप अपने आप को देते हो अपने स्टूडियो में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने कमरे में, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये प्रैक्टिस तो करते ही रहना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ स्केच करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्किल के डेवलपमेंट के लिए कि डेली आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करो। कभी आप उस ड्राइंग को कलर करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी थोड़ी बहुत शेडिंग्स ऐड करोगे, कभी नहीं करोगे, लेकिन उस ड्राइंग का होना बनना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप स्केच करते हो तो आप देखो कि आपके प्रोपोर्शन, आपकी सारी चीज़ें, जो भी आपके उस दिन का टारगेट है, आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कभी कभी हम स्केच करते हैं ताकि प्रोपोर्शन देख रहे होते हैं क्विकली, कभी हम स्केच करते हैं ताकि क्विकली जेस्चर देख रहे होते हैं। तो हर दिन का अलग अलग एक हमारा टारगेट होता है। कभी हम कई दिनों तक एक चीज़ को एक टारगेट रख के चलते हैं कि डेली इतने स्केचेस बनाने हैं, या डेली हम 15 दिन तक प्रोपोर्शन पे फोकस करेंगे, 15 दिन तक हम ये वाले सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ऐसे करके हम डेली टारगेट बनाते हैं, और वो टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो भी देखना आपका काम है। क्योंकि अगर वो अचीव नहीं हो रहे और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका टाइम जाएगा लेकिन उससे आप कुछ सीखोगे नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली स्केच करो, डेली अपने टारगेट्स बनाओ कि आपको जो आप स्केच कर रहे हो, जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, उसका गोल क्या है। क्या आप लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हो, क्या 5 घंटे बैठ के एक ड्राइंग को स्टडी करना है, कि क्विकली स्केचेस करने हैं तो किस तरीके के स्केचेस करने हैं, क्विक स्केचेस करने हैं, क्विक स्केचेस में जेस्चर को फोकस करना है, प्रोपोर्शन को फोकस करना है, क्या करना है। तो इस तरीके से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी, आपके ड्राइंग के लेवल पे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। साथ साथ जब आप कलर की दुनिया में आते हो तो कलर, क्योंकि जब हम पहली बार करना शुरू करते हैं, बचपन में हम क्रेयॉन्स करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा प्रोफेशनली आते हैं तो वाटर कलर एक बहुत ही टफ मीडियम माना जाता है। तो बहुत लोग इसमें डर भी जाते हैं, लेकिन वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो कि ऑलराउंडर है। कई लोग वाटर कलर को प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, तो वो लोग तो वाटर कलर ऑब्वियसली सीखते हैं, उनको उसमें मज़ा आता ही आता है। लेकिन कई लोग बाकी मीडियम में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मुझे पर्सनली ऑयल मेरा फेवरेट मीडियम है, लेकिन फिर भी वाटर कलर मैंने बहुत किया है। बचपन से मैं वाटर कलर बहुत मैंने प्रैक्टिस किया है। जब मैंने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया तो मेरा पहला मीडियम वाटर कलर था, जिसके ऊपर मैंने हज़ारों पेंटिंग्स बनाई है, और बहुत पेंटिंग ख़राब होती है शुरू में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी उसको सीखने के बाद एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, और उस क्लैरिटी की वजह से, उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे बाकी मीडियम्स, उसके बाद मैंने एक्रेलिक्स भी किया है, ऑयल्स भी किया है, बाकी बहुत सारे मीडियम को ट्राई किया, लेकिन बाकी मीडियम में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। क्योंकि वाटर कलर 2 चीज़ें हमारी इंप्रूव करता है, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर कलर की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो पहली चीज़ होती है ब्रश को हैंडल करना। जब भी हम, अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो कि पहले मैंने पेन से ड्रॉ किया, पेन से करूंगा या पेंसिल से करूंगा या चारकोल से, जो भी, यही 3-4 मीडियम चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चारकोल करेंगे या पेन करेंगे या पेंसिल करेंगे, ये तीनों ही मीडियम बहुत ही हार्ड होते हैं पकड़ने में। आप ये मानते हो? ऑब्वियस सी बात है। तो इसको पकड़ना बहुत ईजी होता है। चारकोल की स्टिक्स को एक बार हटा भी दें तो नॉर्मल जो पेन और पेंसिल होता है वो बहुत इजीली, हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं पेन पेंसिल, बहुत इजीली उसकी मदद से हम ड्रॉ कर पाते हैं। उस टूल पे हमारा कंट्रोल बचपन से ही आ रहा होता है, इसीलिए उस टूल के ऊपर हम इजीली काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम ब्रश के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ब्रश से, अभी आप देख रहे हो जो मैं पेंट लगा रहा हूं, इस चेहरे पे जो मैं पेंट लगा रहा हूं, ये भी एक तरीके से ड्रॉइंग है। तो यहां पे कनेक्शन आप समझो ड्रॉइंग और पेंटिंग का, कि ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूं इसका मतलब जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेंट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं पेंट का इस्तेमाल तो कर रहा हूं, लेकिन जो प्रोसेस है वो ड्राइंग वाला ही है। अगर आंखें ऐसी है तो मैं जो पेंट यहां से यहां लगाऊंगा इस एंगल में ऐसे, वो भी ड्राइंग का पार्ट है। ठीक है, तो ड्राइंग को कभी भी इसीलिए बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। ड्राइंग की कमी, ड्राइंग में जितनी कमजोरी आएगी आपकी पेंट उतना कमजोर होता चला जाएगा। तो दोनों ही कनेक्टेड है।
अब कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, कई सारे आर्टिस्टों को मैं जानता हूं जो ड्राइंग की प्रैक्टिस, पेंसिल से ड्राइंग करने की प्रैक्टिस जिन्होंने बहुत कम की है, लेकिन वाटर कलर के ब्रश को पकड़ के, ऑयल पेंटिंग्स के ब्रश को पकड़ के प्रैक्टिस बहुत की है। तो जब वो ड्राइंग करते हैं तो वो डायरेक्टली ब्रश से कर रहे होते हैं, डायरेक्टली जो आउटलाइंस बनाते हैं वो भी ब्रश से बना रहे होते हैं। तो जो देखने वाले हैं, खासकर वो लोग जो आर्ट की फील्ड में अभी तक घुसे नहीं हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो देखने वाले, उनको ऐसा फील होता है कि ये पेंट ब्रश जो है, ये पेंटिंग्स के जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सीखना जरूरी है, वही हमें सीखना पड़ेगा, या वही इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में प्रोफेशनली जाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि पेंट ब्रश का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, पेंट का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन बन ड्राइंग रही है। तो ड्राइंग और पेंट का जो कनेक्शन है वो आप उसको अलग नहीं कर सकते, दोनों मिले हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। तो ड्राइंग और पेंटिंग का कनेक्शन जब आप समझ जाते हो, तब आप ये समझ जाते हो कि ये जो ब्रश का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो भी ड्राइंग के तरीके से ही चलेगा। तो जो दिमाग आपने ड्राइंग के वक्त लगाया था कि इस लाइन को ऐसे लेना है, इसकी प्रोपोर्शन ऐसे, एंगल इस एंगल में इसको मूव करना है, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रश का इस्तेमाल करते समय भी सेम तरीके का थॉट चलेगा। तो आपका कलर जो आप लगाओगे ना, जो कलर आप इस्तेमाल करोगे, वो और बेहतर ढंग से लग पाएंगे। इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन किसी को कलर करते हुए देखते हो, ऑनलाइन किसी को पेंट करते हुए देखते हो, तो आपको जरूर एक बार लग सकता है कि मुझे समझ में आ गया, मुझे अच्छा लग गया, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे तो वो नहीं होता है। इस बात से अगर आप रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि हमें फील होता है वीडियो देख के कि हाँ हमारे से हो जाएगा, इजी लग रहा है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो वो नहीं होता है। प्रॉब्लम कारण यही है कि हम लोग जो देख रहे हैं वो हमने समझा, लेकिन जो आर्टिस्ट बना रहा है उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं जा पाता, क्योंकि थॉट तो दिखता नहीं है ना। थॉट जब तक कोई बताता है, जब बताता है कोई, तभी समझ में आता है। तो किसी भी आर्टिस्ट को आप पेंट करते हुए देखो, आर्टवर्क बनाते हुए देखो, तो ऑलवेज ट्राई कि वो जो बन रहा है कैनवस पे या पेपर पे, उसके साथ साथ उस आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, उस आर्टिस्ट की थॉट प्रोसेस क्या है, उस आर्टवर्क को बनाते समय वो किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आप ध्यान दो। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टिस्ट को शुरू में देखो, बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा देखो, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन उससे आपकी लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो आर्टिस्ट अभी लेवल 10 पे है और आप लेवल 1 पे हो, तो 10 लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको 1 पे नहीं आएगी। 10th क्लास की पढ़ाई क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाया जाए तो भले वो कितना भी पढ़ाई कमाल की क्यों ना हो, कितनी भी डीप क्यों ना हो, उस बच्चे को वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ग्रेजुअल ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है, और ग्रेजुअल ट्रांजिशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। ये नहीं कि इंटरनेट में सुंदर क्या दिख रहा है या इंटरनेट में अट्रैक्टिव क्या दिख रहा है, आपके लिए ज़रूरी क्या है। और ज़रूरी से आपके ऊपर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मुझे नॉलेज लेनी है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी? उन चीज़ों को सीखने में जो आपके फील्ड के लिए ज़रूरी है सीखनी। अब क्या है ज़रूरी सीखनी? ये नहीं कि कौन सी पेंटिंग कितनी ज़्यादा कमाल की बन रही है, कौन से टूल से बन रही है, किस स्टाइल से बन रही है। ये ज़रूरी है आपके स्किल के डेवलपमेंट के लिए कि वो बन कैसे रही है, उसके पीछे का थॉट क्या है। ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ड्राइंग की प्रैक्टिस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ड्राइंग की वर्क आप डेली बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ड्राइंग और पेंटिंग का रिश्ता क्या है। ये कनेक्शन समझने से हमारे ड्राइंग भी इंप्रूव होता है, कलरिंग भी इंप्रूव होता है, और कलरिंग करते समय हमारा माइंडसेट भी क्लियर रहता है कि कलर में गड़बड़ी हो रही है, मेरा कलर सुंदर नहीं दिख रहे, तो कहीं ना कहीं मेरी ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं है। अब कई लोग पेंट करते समय डार्क लाइट में कंफ्यूज इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनको प्लेन्स का पता नहीं होता कि ये साइड प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन है, ये साइड प्लेन है। तो ये साइड फ्रंट का जो खेल है ये ड्राइंग के लेवल पे ही हमारा क्लियर होता है, और वो जब जब क्लियर होता चला जाता है, जब हम पेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेंट करते समय ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं कि ये साइड प्लेन है, थोड़ा डार्क, यहाँ पे परछाई आ रही है, थोड़ा डार्क करना है, ये लाइट में आ रहा है, थोड़ा लाइट करना है। ये सब क्लैरिटी ड्राइंग के लेवल पे, फंडामेंटल के लेवल पे आ जाती है, तो कलर के लेवल पे भी वो झलकती है। अब क्योंकि यहाँ पे हम वाटर कलर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वाटर कलर में ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी आप लेयर्स देख रहे हो, देख सकते हो आप कि जो भी मैं कलर लगा रहा हूँ या वाटर कलर जब हम कलर लगाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक के बाद एक लेयर लगते जाते हैं, लेकिन फिर भी लेयर के आर पार हमें दिख रहा होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या हुआ कि लेयर के आर पार हमें दिख रहा होता है। बाकी मीडियम में आप एक लेयर लगाओगे तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा, कैनवास कवर हो जाएगा, ड्राइंग छुप जाएगी। ओके, बेस जो बना है वो छुप जाएगा।
लेकिन वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, आर पार चीजें दिख रही होती हैं, इसलिए और ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ड्राइंग को और ज्यादा अच्छे से समझे ताकि वाटर कलर को हम और ज्यादा अच्छे से कर सकें। जब मैंने ड्राइंग काफी प्रैक्टिस करनी शुरू की सीरियसली, ओके, और वाटर कलर को मैंने सीखना शुरू किया था, तब मुझे ये चीज और ज्यादा समझ में आनी शुरू हुई थी कि जब मैं वाटर कलर कर रहा हूं तो जो मैं ब्रश मूव कर तो रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस में कर तो रहा हूं, फिर भी वो इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्राइंग के लेवल पे कमजोरी थी। तो मैं ड्राइंग के साथ साथ वाटर कलर को करता था, तो ड्राइंग भी जब इंप्रूव होने लगा तब वाटर कलर में उसकी मजबूती छलकने लगी। जब आप ड्राइंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले जाते हो तो वाटर कलर एक बहुत ही खूबसूरत मीडियम होता है उस खूबसूरती को मेंटेन करे रहने के लिए। ओके, बहुत ही हल्के हाथों से। अब जब आपकी ये चीजें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, तो आपका पानी, आप जो वाटर पे आप वो जो वाटर ले रहे हो, वाटर कलर में जो आप वाटर ले रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आप मीडियम के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो। मैंने दो चीजें बोली कि दो चीज जो हमें सबसे ज्यादा इंप्रूव करवाता है वाटर कलर, पहला ब्रश हैंडलिंग, जो मैंने आपको समझाया कि पेंसिल इजी होता है पकड़ना, पेन इजी होता है पकड़ना, जब ब्रश पे आते हैं तो ब्रश को कंट्रोल करना हार्ड होता है पेंसिल के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रश में बाल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कलर ज्यादा उसमें लग सकते हैं, कम प्रेशर लगाएंगे तो पतली लाइंस आएंगी। तो बहुत सारी वेराइटीज आ जाती है हमारे हाथों के प्रेशर के कारण। ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर के बीच में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाते हैं जब हम ब्रश पकड़ते हैं, लेकिन वो सारे वेरिएशंस पेंसिल में इतने ज्यादा नहीं आ पाते, क्योंकि पेंसिल में हम भले डार्क लाइट जरूर कर सकते हैं प्रेशर की वजह से, लेकिन इतने वेरिएशंस नहीं आते हैं जितने एक ब्रश में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रश में पूरा कंट्रोल हमें अपने ऊपर लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रश कितना ज्यादा चलेगा, कैसा चलेगा, रफ चलेगा, हार्ड चलेगा, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पेंसिल में लाइट और डार्क जरूर कर सकते हो आप, लेकिन ड्राई नहीं कर सकते हो, ड्राई ब्रश नहीं कर सकते हो, ओवर मीडियम को फ्लोइंग नहीं कर सकते हो। बहुत चीजें हैं जो हमें ब्रश सिखाती है। तो इसीलिए वाटर कलर के मीडियम में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा इंप्रूव होता है वो है ब्रश हैंडल करना, ब्रश हैंडलिंग। इसको कमेंट में लिखना जरूर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा इंप्रूव होता है वो है वाटर हैंडलिंग। वाटर कलर, किसी भी कलर को ना मीडियम बोलते हैं, ये टर्म याद रखो, ये सारे टर्म्स हैं आर्ट के। कलर को भी मीडियम बोलते हैं और उस कलर को इस्तेमाल करने के लिए जो चीज हमें चाहिए उसको भी मीडियम बोलते हैं। दोनों का नाम मीडियम होता है, तो मीडियम वर्ड में कंफ्यूज मत होना। जैसे वाटर कलर एक मीडियम है, ऑयल पेंटिंग एक मीडियम है, एक्रिलिक एक मीडियम है, और वाटर कलर में हम कौन सी मीडियम का यूज कर रहे हैं, वाटर का। एक्रिलिक में कौन से मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का। ऑयल में कौन से मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिंसीड ऑयल का। ऐसे अलग अलग मीडियम होते हैं, कलर को भी मीडियम बोलते हैं, और उस कलर को इस्तेमाल करने के लिए जो चीज चाहिए, जो जरिए चाहिए, उसको भी मीडियम बोलते हैं। तो वाटर कलर मीडियम में जो उसका मीडियम है, वाटर कलर का जो मीडियम है वो है वाटर। अब वाटर क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लूइड होता है, बहुत ज्यादा उसमें कोई थिकनेस नहीं होती, बहुत ही वो पानी, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता, कोई उसकी कोई हार्डनेस नहीं होती, बहुत ही फ्री फ्लोइंग होता है वो, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पानी ले लेने से काफी फर्क पड़ जाता है जो भी हम पेंट कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए वाटर कलर में क्योंकि हम वाटर के साथ खेल रहे होते हैं, सुनो इस चीज को, वाटर कलर में क्योंकि हम वाटर के साथ खेल रहे होते हैं, तो हमारा वाटर कलर करने से हमारा वाटर को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से बाकी जितने मीडियम्स हैं, एक्रिलिक में भी पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्रिलिक खुद ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, उसमें पानी इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन एक्रिलिक अपने आप में ट्रांसपेरेंट नहीं है। वाटर कलर में पानी भी इस्तेमाल हो रहा है और वाटर कलर जो उसके पिगमेंट्स हैं वो खुद भी ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए वाटर कलर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन सब रीजंस की वजह से। लेकिन वाटर कलर सीखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपकी ये ड्राइंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपने जो ड्राइंग में किया वो आपके वाटर कलर के प्रैक्टिस को एनहांस करता है। आप वाटर कलर प्रैक्टिस कर सकते हो, सुनो इस चीज को, आप जब वाटर कलर प्रैक्टिस करते हो तो अल्टीमेटली आप ड्राइंग के बहुत ही क्लोज रिश्तेदार के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। वाटर कलर ड्राइंग कनेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा यहां पे मायने रखता है। ओके, ब्रश की मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रश की मूवमेंट ड्राइंग का पार्ट है। वाटर कलर क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें ड्राइंग का और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बाकी मीडियम के कंपैरिजन में,
तो वाटर कलर जब आप सीखने का कोशिश करते हो या चाहते हो तो आपकी ड्राइंग के ऊपर आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको और ज्यादा समझ में आता है। तो जिसकी वजह से आप वाटर कलर सीखने के दौरान ड्राइंग की प्रैक्टिस को बढ़ाते हो, और जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस को बढ़ाते हो तो आपका वाटर कलर का प्रैक्टिस बढ़ता है, और जब आप वाटर कलर की प्रैक्टिस को बढ़ाते हो तो आपका ब्रश हैंडलिंग और वाटर हैंडलिंग इंप्रूव होता है। और इन दोनों के इंप्रूव होने की वजह से अगर आपको फ्यूचर में या साथ में कोई तीसरा मीडियम या और कोई ऐसा मीडियम भी साथ में ट्राई करना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है। तो आई होप कि आप ये समझ रहे हो कि इन सब के कनेक्शंस कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। एक बार इस पूरी लाइन को दोबारा तिबारा सुन के इसको नोट डाउन भी जरूर करना। ये सारे लाइंस नोट डाउन करने से एटलीस्ट कि आपको पता रहेगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो कौन सी चीज कनेक्टेड इतनी ज्यादा क्यों है, और उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी और ज्यादा बढ़ा सको और थोड़ा ज्यादा सीरियसली उसके ऊपर काम कर सको। कलर कौन से ले रहा हूं मैं, उससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि कलर कैसे ले रहा हूं मैं, और कलर लेने के पीछे का कारण क्या है। डार्कनेस और लाइटनेस अगर मुझे पता होती है तो मैं कलर लेते वक्त भी डार्क और लाइट मेंटेन है या नहीं वो चीज देख पाऊंगा। और डार्क और लाइट मुझे पता कैसे चलेगी, ड्राइंग और फंडामेंटल के लेवल पे। और जब कलर लूंगा तो डार्क और लाइट पता होगा तो कलर ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस तरीके से कोई भी कलर मीडियम ड्राइंग के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। ड्राइंग फंडामेंटल कनेक्टेड रहता है किसी भी कलर मीडियम से, दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए कभी भी इस तरीके से मत जज करना किसी आर्टवर्क को कि सर हमें ड्राइंग सीखना है तो हम कलर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे क्या, कलर सीखेंगे खाली तो हम खाली कलर के साथ इंप्रूव कर सकते हैं क्या। सब कनेक्टेड है सारी चीजें। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप समझ जाते हो तो आप ये समझ जाते हो कि आर्टवर्क करना उतना भी मुश्किल नहीं है, और आर्टवर्क करने में फिर आपको मजा भी ज्यादा आता है और बहुत सारी चीजें आप और ज्यादा वैरायटी सीख सकते हो। और ये जो नॉलेज इन कुछ चीजों के इंप्रूव करने से हमें मिलती है वो हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैंने जब अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन एकेडमी शुरू करी थी, जिसको मैंने बहुत ज्यादा, जिसने मुझे इस फील्ड में प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ग्रो करने में मदद किया था, तो उस एकेडमी में भी इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर पाया था एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने एक से 1.5 साल 2 साल बहुत मेहनत से वाटर कलर के ऊपर काम किया था। मैं किसी अपनी वीडियो में जरूर अपने पुराने वर्क्स वाटर कलर के शेयर करना जरूर चाहूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो पर्पल हार्ट कमेंट में जरूर टाइप करना। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग आई होप कि इस वीडियो से आई हो, कनेक्शन क्या है इसका ड्राइंग का, वाटर कलर का, एंड आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की वीडियो अगर मैं थॉट शेयर करता हूं तो आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, पर्पल हार्ट जरूर टाइप करना कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल।